स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु के अंदर एक रीजनल पार्टी है डीएमके। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा। उनके जो एक लीडर हैं दयानिधि मरन, उनके द्वारा एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर पॉलिटिकल गतिविधि पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है कि हिंदी राज्य से जो लोग आते हैं, मतलब जो सिर्फ हिंदी भाषा बोलना जानते हैं, वो ज्यादातर टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, सड़कों को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं टॉयलेट को, और इसको लेकर एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर इस डिबेट के बारे में तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करेंगे, और एज अ जनरल पब्लिक आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार क्या कारण है कि इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स, स्पेशली यूपी बिहार की जब हम बात करते हैं तो वहां से तमिलनाडु और जो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वहां पर जाते हैं। क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर से हमारा SIP प्लस का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा जो रिवीजन होता है पूरे सिलेबस का कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मतलब आप प्रीलिम्स को अच्छे से क्रैक कर सको, यह हमारी कोशिश होगी इस बैच के माध्यम से। इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और मान लीजिए अगर आपको पूरी तैयारी करनी है यूपीएससी की, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, डीएमके के जो लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस समय दयानिधि मरन, उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और उसके अंदर उन्होंने कह दिया हिंदी स्पीकर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो कि तमिलनाडु में आते हैं, वो एंड अप करते हैं डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क, क्लीनिंग रोड्स एंड टॉयलेट्स। और उनका जो वीडियो का क्लिप है वो एक तरह से स्पेशली बीजेपी के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपने सुना होगा शहजाद पूनावाला, वो उसको लगातार सर्कुलेट कर रहे थे, स्लैम कर रहे थे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को कि किस तरीके से अगेन यहां पर जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है उसको वापस से उछालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो आपका चुनाव हुआ था, स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीती थी और तेलंगाना में हारी थी। तो उस समय भी यहां पर इसकी चर्चा हो रही थी नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर कि बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट में जीत सकती है, नीचे साउथ में नहीं जीत सकती। तो वो एक पूरा मामला चल रहा था। लेकिन यहां पर जो बयान आया है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, उसमें उन्होंने एक तरह से, जो दयानिधि मरन है, उन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि कंपेयर किया है उन लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलना भी जानते हैं, और उनको कंपेयर किया गया है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हिंदी जानते हैं। तो उनका यह कहना है कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं, सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज में एंड अप होते हैं, मतलब वो आईटी कंपनीज में उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन जो लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, उनको जो अलग तरीके से जो बाकी के काम होते हैं, जो लोअर लेवल के काम होते हैं, जैसे रोड साफ करना, टॉयलेट्स क्लीन करना, उनको वो वाला जॉब मिलता है। तो ये जो एक्चुअली उनका बयान है, इसी को लेकर काफी जो है सर्कुलेट किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए बीजेपी जो है लगातार पूरे इंडी अलायंस, जो आपको पता ही होगा कि जो पूरा एक ब्लॉक बना है यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का, उनको एक तरह से स्लैम किया है। और उन्होंने कहा है कि यहां पर डीएमके जो है वो एक तरह से इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, तो यहां पर उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लोग इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर जो सवाल है वो नीतीश कुमार है, चीफ मिनिस्टर है बिहार के, और जो लालू प्रसाद यादव, उनसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आपका क्या कहना है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी भी एक तरह से इंडिया ब्लॉक का पार्ट है। तो उनसे यहां पर ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और यहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वंस अगेन एन अटेम्प्ट टू प्ले द डिवाइड एंड रूल कार्ड। और साथ ही साथ बीजेपी ने ये कहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू एक कोई ऐसा इंसिडेंट आया है। पिछला पास इंसिडेंट भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह का आपको चीज देखने को मिलेगा। जैसे क्या हुआ था, अभी जो चुनाव हुए थे, मैं आपको बता रहा था स्टेट असेंबलीज के, उस समय क्या हुआ, डीएमके के एक और एमपी हैं सेंथिल कुमार, उनकी तरफ से यहां पर एक ऐसा बयान आ गया जैसे गौमूत्र वाला बयान आया था। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो गौमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो ये वाला जो बयान था उसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगना पड़ा उनको पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। इसके अलावा इसके पहले आपको याद होगा जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और वो था अगेन डीएमके के लीडर हैं और एक्चुअली जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनकी तरफ से यहां पर कंपेयर कर दिया गया सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से। और उस समय भी
काफी सवाल खड़े हुए थे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, कल ही यहां पर मैं देख रहा था जो डायरेक्टली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी और यहां पर जो उदयनिधि स्टालिन है, उनके बीच में काफी ज्यादा फाइट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, अभी फ्लड आया था, आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर, और इसकी वजह से जो डीएमके पार्टी है वो डिमांड कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको यहां पर फंड चाहिए। लेकिन सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी का बयान आता है, कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एन एटीएम, और इसी को देखते हुए जो उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने कह दिया कि हम आपके कोई फादर की प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, हम यहां पर जो टैक्सेस पे किया गया है तमिलनाडु के लोगों के द्वारा, जो हम डिजर्व करते हैं, वो यहां पर हम आपसे मांग रहे हैं। और इसी को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने फिर से कहा कि देखिए इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा। तो अब तक तो आई एम श्योर कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि लगातार कुछ ना कुछ फाइट देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। भारत के अगर हम बात करें एक तरह से, जब हम नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, तो भारत तो एक है, लेकिन इस तरह से अगर फाइट चलेगा तो कैसे यहां पर डेवलपमेंट के राह पर काम हो पाएगा। खैर, हमारा यहां पर मेन मुद्दा क्या है जो हम बात करना चाह रहे हैं, वो है आपका माइग्रेशन का मुद्दा, कि यूपी और बिहार से स्पेशली जो लोग माइग्रेट करते हैं, आखिरकार कारण क्या है और डेटा क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको डेटा बताता हूं माइग्रेशन का। अगर एक्चुअली डेटा आप देखोगे तो एक तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत में रियल टाइम डेटा आपको मौजूद नहीं मिलता है। 2011 का सेंसस ये कहता है कि नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स, और जब मैं इंटरनल माइग्रेंट्स की बात करता हूं तो यहां पर मैं सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मान लो यूपी बिहार का कोई व्यक्ति जो है वो तमिलनाडु जा रहा है, या तो गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, जहां पर भी वो जा रहा है, एक तो वो माइग्रेशन हो गया। प्लस साथ में क्या होता है कि यूपी का जो व्यक्ति है वो यूपी के अंदर भी एक शहर से, एक अपने जैसे रूरल एरिया से कोई बड़े शहर जाता है, मान लो लखनऊ जाता है काम करने, तो वो वाला माइग्रेशन। तो टोटल अगर आप माइग्रेशन देखोगे, इंटरनल माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं, अगर आप दोनों मिला दो तो भारत के अंदर लगभग 45 करोड़, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूं, दैट इज 37% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन। तो इतना ज्यादा आपका माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन देश के अंदर। अगर हम बात करें एनुअल नेट माइग्रेंट फ्लोस की, दैट इज अबाउट 1% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो, वर्किंग एज पॉपुलेशन आई एम श्योर आपको पता होगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं कि वो लोग जो काम कर सकते हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं 15 साल के बाद से लेकर जितने भी व्यक्ति हैं 64-65 ईयर्स तक, जो कि यूजुअली काम करते हैं, क्योंकि बच्चे, मान लो बच्चों की बात करें, वो काम नहीं कर सकते। जो ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं वो उतना करते हैं काम, लेकिन उतना नहीं कर सकते, तो इसको वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। तो एनुअल नेट माइग्रेंट फ्लो अगर आप देखोगे तो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन का लगभग 1% होता है। इनफैक्ट 2011 सेंसस में अगर हम बात करें, भारत का जो वर्क फोर्स था, जो 15 साल से 64 साल के बीच में आप देखोगे तो लगभग 48 करोड़ के आसपास था। जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2016 का, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया था कि ये फिगर बढ़कर 50 करोड़ हो गया है, और 50 करोड़ में लगभग 20% पॉपुलेशन, मतलब 50 करोड़ का 20 पॉपुलेशन कितना हुआ, लगभग 10 करोड़ के आसपास। ये आपका माइग्रेंट वर्कफोर्स है कि एक राज्य से दूसरे राज्य आता है और राज्य के अंदर भी यहां पर ट्रैवल करता है ताकि उसको अच्छी नौकरी मिल सके। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम इनवर्ड और आउटवर्ड माइग्रेशन की बात करें, मतलब कि सबसे ज्यादा लोग कहां पर जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई सारे यहां पर स्टेट्स हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में आप देख सकते हो कई सारे, चेन्नई हो गया, कांचीपुरम हो गया, कोयंबटूर हो गया, वहां पर आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करें कौन से राज्य से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से लोग इन राज्यों में जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, बिहार मिलेगा, ये आप देख सकते हो। इनफैक्ट भारत के 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी हां डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जो कि भारत का जो टोटल आउट माइग्रेशन होता है ना, उसका 25% कॉम्प्राइज करते हैं, जिसमें से 17 में से 10 डिस्ट्रिक्ट अकेले यूपी के हैं, 6 बिहार के हैं। यहां पर अगेन आप मैप से देख सकते हो कहां कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, असली क्वेश्चन यह है कि आखिरकार उनको क्यों जाना पड़ता है। देखो, किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर आप देखोगे एक्चुअली किसी भी माइग्रेंट वर्कर से पूछोगे, इनफैक्ट बिहार में मैं देख रहा था रिपोर्ट वगैरह, सिचुएशन ऐसी हो गई है बिहार में कि मतलब आदत हो गई है लोगों को, लोग ये चीज जानते हैं, अगर किसी के साथ शादी होती है तो उसकी वाइफ को, पत्नी को पता है कि उसका जो हस्बैंड है वो कल के डेट में छोड़कर उसको जाएगा और बाहर काम करेगा और पैसा भेजता रहेगा, साल में 1-2 बार आ जाएगा वहां पर उससे मिलने। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम बन गया है बिहार के अंदर। द पीपल हैव एक्सेप्टेड इट कि ये रियलिटी है और उनको इसी के थ्रू जाना है।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि आखिरकार क्यों होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि बिहार का एग्जांपल था। अगर आप देखोगे, जब नीतीश कुमार ने बिहार संभालने का स्टार्ट किया था, सीएम बने थे 2005 में, तो उस समय सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बिहार में था। और क्या आज के डेट में कुछ बदला है? नहीं, कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने प्रॉमिस किया था उस समय कि बिहार से जो लोग माइग्रेंट हैं, जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, बाहर जाते हैं, उनको हम रोकने की कोशिश करेंगे, हम और अपॉर्चुनिटीज बिहार के अंदर लाएंगे। तो 2022 तक अगर हम देखें तो बिहार ने सिर्फ जम्मू कश्मीर और राजस्थान को ही पीछे किया है, मतलब एकदम लोअर स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोविड का जब समय आया था तो भयानक पिक्चर सामने आई थी, और वो भयानक पिक्चर क्या थी कि जब यहां पर लॉकडाउन लग रहा था तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कर्नाटका से, तमिलनाडु से, वहां से जो वर्कर्स हैं जो वो बिहार जाना चाह रहे थे, यूपी जाना चाह रहे थे, अपने घर भागना चाह रहे थे, और वो भयानक तस्वीर कोई भूल नहीं सकता है। फिर 2005 का अगर आप पॉवर्टी रेट देखोगे तो बिहार में लगभग 54% था। और आप में से कई लोग शायद सोच रहे होंगे कि अब तो सिचुएशन काफी बेटर हो गया होगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, आज भी देश के अंदर पुअरेस्ट स्टेट में आता है बिहार, और 51.9% पॉवर्टी रेट अभी भी है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि आधे से ज्यादा आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो यह दिखाता है कि बिहार की स्थिति सुधरी नहीं, और यही कारण है जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर अलग अलग इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में जाना पड़ता है। क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं। देखो, एक एग्जांपल काफी दिया जाता है कि आरजेडी के समय जंगल राज का एक एग्जांपल दिया जाता था कि इस तरह से। देखो, मैं यहां पर कोई पॉलिटिकल वो नहीं हो रहा हूं, क्योंकि आपको समझना है बिहार के अंदर अगर आप देखोगे तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी ने यहां पर रूल किया है। ऐसा नहीं है, देखो, बीजेपी का भले डायरेक्ट कोई चीफ मिनिस्टर ना बनाओ, लेकिन आपको याद होगा बीजेपी भी यहां पर जो जेडीयू है नीतीश कुमार के साथ काफी लंबे समय तक थी पावर में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है कि जिसने बहुत अच्छा किया हो, ठीक है। सभी का कहीं ना कहीं एक ही हाल रहा है, और बिहार की स्थिति नहीं सुधरी है। लेकिन एक एग्जांपल दिया जाता था कि जंगल राज की वजह से शायद हुआ हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव के पहले भी अगर आप देखोगे 1990s के पहले, तो बिहार की आबादी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी, और उस समय भी वो अंडर डेवलप्ड था। प्रॉब्लम यह था कि ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, पॉपुलेशन में जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन जो एजुकेशन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, हेल्थ हो गया, वो प्रोवाइड नहीं किया गया। और यही कारण रहा कि हमेशा से बिहार से लोग बाहर के राज्यों में यहां पर काम करने के लिए गए, चाहे वो लेबर के तौर पर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पर हो। और आप देख सकते हो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहां पर सबसे ज्यादा जाते हैं। फिर इसके बाद पंजाब और हरियाणा में भी जाते हैं। अब आप में से लोग सोचेंगे कि पंजाब और हरियाणा को देखो, पंजाब के अंदर आपको पता है कि यहां पर जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा है, और वहां पर एज ए एग्रीकल्चर वर्कर के तौर पर जाते हैं। देखिए, ये स्थिति है, लोग अपना राज्य छोड़कर वहां जा रहे होते हैं। अब फाइनली यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, यहां पर एक चीज हमें और भी समझनी होगी। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है हमारी, वो हम लग्जरी को ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, नॉट फॉर द लेबर। जो लेबर होता है, वर्किंग क्लास होता है, हम शायद उसको उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपको जो बयान देखने को मिल रहे हैं तमिलनाडु से, इस तरह के जो बयान आते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की एकता के लिए शायद सही नहीं है, क्योंकि इसका रिपरकशन देखने को मिलता है। उधर से ये बयान आएगा, फिर बिहार और यूपी की तरफ से कुछ लीडर्स बोलेंगे, और इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी, और कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता जाता है। प्रॉब्लम यह है कि बिहार की सरकार आज जो जॉब के लिए कर रही है, उसको कई साल पहले वो सोचना चाहिए था। बेसिकली क्या है कि आज वो स्ट्रगल कर रही है कि कैसे आज के लोगों को जॉब दिलाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज जो बच्चे हैं, जो कल के डेट में वर्कफोर्स के अंदर आएंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए, वो फ्यूचर प्लानिंग अभी भी एब्सेंट है, वो मिल नहीं रहा है। तो एक मैसिव बैकलॉग हो गया है बिहार के अंदर। अब देखना होगा कि सिचुएशन कैसे सुधर सकती है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा मामला था वो आपको समझने में आसानी हुई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेज? आपको पता है जब कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां से जब लोग कमाते हैं और पैसा भारत भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां पे, कौन से राज्य में आता है माइग्रेटर से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे वो जीएस फाउंडेशन का हो, एसआईपी प्लस मैंने आपको बताया वो स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा सीएसआईआर वाला, आईबी वाला, कोई भी लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।